अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी हमारे पास डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफी है, उनमें से सबसे ज़्यादा सिंपल और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाने वाली क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। और उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड या स्पेशली डिज़ाइंड इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट रिक्वायर नहीं होता। इसमें हम सिंपली विद द हेल्प ऑफ सिंपल फिल्टर पेपर हम सेपरेशन अचीव कर सकते हैं, अपने मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको आइसोलेट कर सकते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और समटाइम्स हम उनकी क्वांटिफिकेशन भी, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ये हमारे पास एक ऐसी टाइप है जो बहुत ज़्यादा इजीली किसी भी लैब में, किसी भी लेबोरेटरी में यूज़ की जा सकती है। अगर हम बात करें पेपर क्रोमेटोग्राफी की, तो इसमें जो सेपरेशन का प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो है डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। यहाँ डिफरेंशियल माइग्रेशन से मुराद क्या है कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर से जब मोबाइल फेस पास करती है तो डिफरेंट कंपोनेंट्स का ट्रैवल करने का रेट क्या होता है, डिफरेंट होता है। उस रेट के डिफरेंट होने की बिना पर हमारे पास सेपरेशन अचीव होती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास फिल्टर पेपर है जिसके ऊपर हमने 3 स्पॉट्स लगाए थे, ए स्पॉट है, बी है और ये हमारे पास सी है। जब इसके ऊपर से सॉल्वेंट फ्लो करता है तो हो सकता है कि आपका ए स्पॉट यहाँ तक मूव करे, बी स्पॉट यहाँ तक करे और सी यहाँ तक करे। तो ये आपने आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पर की है कि आपके पास मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स थे उनका माइग्रेट करने का, ट्रैवल करने का रेट क्या था, डिफरेंट था। तो यहाँ से एक चीज सामने आती है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो हमारे पास सेपरेशन हो रही है दैट इज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स। किस पर परफॉर्म की जाती है, ऑन अ स्पेशली डिजाइन फिल्टर पेपर। और इस पे जो है किस वजह से होता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन पार्टीशन कोएफिशिएंट। हर कंपोनेंट, जैसे मैंने अगर यहाँ बात की ए की, ये अगर मेरा बी कंपोनेंट था और अगर ये मेरा सी कंपोनेंट था, तो हर कंपोनेंट का डिफरेंट पार्टीशन कोएफिशिएंट होगा। इस बेसिस पर हमें सेपरेशन अचीव होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी को सबसे पहले शोइनबेन साइंटिस्ट था, उसने जो था इंट्रोड्यूस करवाया था और उसमें उस टाइम पर इसको नाम दिया जाता था कैपिलरी एनालिसिस का, क्योंकि इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये जो है इसमें कैपिलरी एक्शन इन्वॉल्व है। कैपिलरी एक्शन हमने पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ा है कि कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, अगेंस्ट दी ग्रेविटी जो आपके पास फिल्टर पेपर के अंदर चैनल्स, पाथवेज बने हुए हैं, उनमें से मोबाइल फेस फ्लो करती है और ड्यूरिंग इट्स फ्लो ये अपने साथ मिक्सचर के कंपोनेंट्स को भी क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है। उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस पर काम किया और उसके बाद ये टेक्निक जो थी जब एक मुकम्मल तौर पर पॉपुलर हुई, तो वो कौन सी टीम थी जिसके काम के बाद हुई, कॉन्स्टेंट, जॉर्डन, मार्टिन एंड सेंच। अब हम देखते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी की थ्योरी क्या इन्वॉल्व है। और उसमें अब सबसे पहले तो आप अपने माइंड में ये रखें कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है उसका जो बाय डिफॉल्ट मोड है वो आपके पास पार्टीशन है। ओकेजनली अगर हम चाहें तो हम इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में, बट अगर इसको देखा जाए तो इसमें जो आपके पास इसका मोड है, जो अगर हम वैसे पेपर परफॉर्म करें तो इसका मोड जो है वो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें हमारे पास आ जाता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इज मेनली डन बाय द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट्स ऑन अ स्पेशली डिजाइंड फिल्टर पेपर कॉल्ड वॉटमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर। सबसे पहली बात तो ये कि आप किसी सादे पेपर पे नहीं करेंगे, बल्कि हमें इसके लिए क्या चाहिए, वॉटमैन फिल्टर पेपर चाहिए, वॉटमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर चाहिए, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको परफॉर्म करेंगे। और इसके दौरान होगा क्या कि आपके पास जो है, ये मैं आपके सामने स्क्रीन थोड़ी सी ज्यादा कर देती हूँ। अच्छा, इसमें आपको बता रहे हैं कि आपके पास क्या होता है, स्पेशली डिजाइन आप फिल्टर पेपर लेते हैं और उसके ऊपर सॉल्वेंट जो है, यानी हमारी मोबाइल फेस क्या करती है, फ्लो करती है। अब आपको यहाँ पे वो डिफरेंस बताने लगे हैं कि अगर आपके पास जो है स्टेशनरी फेज यहाँ पर किस तरह से होगी। देखिए, मैंने आपसे कहा कि बाय डिफॉल्ट जो इसका मोड है वो आपके पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का मतलब है कि इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज है वो क्या होगी, लिक्विड होगी। ठीक हो गया। अब अभी आपने कहा कि आप इसको पेपर पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके अंदर स्टेशनरी फेज क्या होगी,
स्टेशनरी फेज क्या है, इसको अंडरलाइन करिए। मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी आल्दो एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, लेकिन इसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड किस तरह से है। तो इसमें ये आ जाएगा कि स्टेशनरी फेज के अंदर वो वाटर है जो कि प्रेजेंट होता है इन द सेलुलोज ऑफ द फिल्टर पेपर। आपके पास फिल्टर पेपर किससे मिलकर बना हुआ है, सेलुलोज फाइबर से मिलकर बना है। उनके अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, एच ग्रुप्स हैं, वो मिलकर क्या बना रही हैं, वाटर। वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्ट कर रही हैं एज अ स्टेशनरी फेज। और जब भी आपके पास स्टेशनरी फेज लिक्विड होगी तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की कैटेगरी में आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन करें कि इसमें मोबाइल फेज क्या होती है। मोबाइल फेज आपका वो सॉल्वेंट या वो मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट होता है जो कि आपके पेपर के ऊपर से फ्लो करता है। तो ये आपके पास क्या हो सकता है, ये आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है विच इज आइदर इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल विद द स्टेशनरी फेज। ये एक सिंगल सॉल्वेंट भी हो सकता है और ये आप मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स भी यूज कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट लाइन की जो मोबाइल फेज है वो किस तरह से राइज करती है, बाय कैपिलरी एक्शन एंड बाय एडसॉर्प्शन ऑन द फिल्टर पेपर। The separation is affected by differential migration of the mixture of the substances. देखिए जो आपकी है मोबाइल फेज, वो क्या कर रही है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ट्रैवल कर रही है। कैपिलरी एक्शन क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करना। और किस तरह से मूव करना कि जो फिल्टर पेपर के अंदर जो चैनल्स पाथवेज बने हुए हैं उनमें से मूव करना, अपवर्ड मूव करना अगेंस्ट द ग्रेविटी। और जो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, उनकी एबिलिटी कि क्या वो मोबाइल फेज के साथ फ्लो कर जाते हैं या फिल्टर पेपर के साथ एडसॉर्ब हो जाते हैं, इन बेसिस के ऊपर आपके पास मिक्सचर की सेपरेशन होती है। और ये किस वजह से होता है, दिस अकर्स ड्यू टू द डिफरेंसेस इन पार्टीशन कोएफिशिएंट्स। क्लियर, यहाँ तक अब आपने ये याद रखना है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि अगर हम खुद इसको एब्जॉर्प्शन मोड में कन्वर्ट ना करें। तो अदरवाइज पी से याद रखिए कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज अ लिक्विड। लिक्विड कौन सा होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि एडसॉर्ब हुए हैं ऑन द फिल्टर पेपर। अब हम आ जाते हैं इसकी टाइप्स पर, टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाएगी, एक आपके पास आ जाएगी पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी आ जाएगी एडसॉर्प्शन पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए पेपर पार्टीशन, तो अभी जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि इस टेक्निक में क्या होगा आपके पास, कि आपके पास जो क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर है ये क्या कर रहा होगा, ये एक सपोर्ट के तौर पर एक्ट कर रहा होगा, जिसके अंदर देखिए ये बात तो क्लियर हो गई कि जो आपकी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर स्टेशनरी फेज क्या होनी चाहिए, लिक्विड होनी चाहिए, ठीक है। अब वो लिक्विड कहाँ है, जो आपके पास फिल्टर पेपर है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, वो एक्ट कर रहा है सपोर्ट के तौर पे, जिसके अंदर क्या मौजूद है, ये लिक्विड मौजूद है जिसने एज अ स्टेशनरी फेज एक्ट करना है, ठीक है। तो वो यही आपको बता रहे हैं, यूजुअली वाटर प्रेजेंट इन द सेलुलोज ऑफ द फिल्टर पेपर एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज। और जो दूसरा सॉल्वेंट है जो कि ऊपर से पास करेगा, फ्लो करेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, वो एक्ट करेगा एज अ मोबाइल फेज। Thus the substance in a mixture move into known mixing solvents and partition between them. अब आपके पास क्या हो रहा है, एक सॉल्वेंट आपका ये है और दूसरा क्या है, आपकी जो मोबाइल फेज है जो यहाँ से ऊपर की जानिब ट्रेवल कर रही है, वो भी क्या है, लिक्विड है। इट मीन्स कि अब आपकी जो सेपरेशन है वो इस बेस पर हो रही है कि आपके मिक्सचर का कंपोनेंट इन दोनों लिक्विड्स के दरमियान खुद को कितनी एबिलिटी रखता है पार्टीशन करने की। क्या वो एबिलिटी रखता है स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा, अगर वो इसके साथ ज्यादा एबिलिटी रखेगा तो एडसॉर्प्शन हो जाएगी और आपका जो कंपोनेंट है वो ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएगा। इसके बरक्स अगर आपका जो कंपोनेंट है उसकी ज्यादा सॉलिबिलिटी इसके साथ है, मोबाइल फेज वाले लिक्विड के साथ, तो चूंकि मोबाइल फेज मूव कर रही है तो उसके साथ मूव करते करते ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस तरह दोनों के रेट में क्या था, डिफरेंस था, depending upon their interaction with the stationary or the mobile phase. नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है एडसॉर्प्शन पेपर क्रोमेटोग्राफी। एडसॉर्प्शन पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करेंगे, जो आपका स्टेशनरी फेज है, देखिए पहली बात तो ये आपने याद रखना है, एडसॉर्प्शन में आपकी स्टेशनरी फेज क्या होती है, सॉलिड होती है,
ठीक है। तो इसमें सॉलिड क्या होगा, इसमें भी अंडरलाइन कर ले। अगर आप फिल्टर पेपर को फिल कर देते हैं किसी एडजॉर्बेंट के साथ, फॉर एग्जांपल एल्यूमिना हो गया या सिलिका हो गया, और सिंगल सॉल्वेंट इज अलाउड टू फ्लो, यानी जो सॉल्वेंट फ्लो करवा रहे हैं वो आपके पास क्या है, मोबाइल फेस है, ठीक है। और आपका यहाँ पर एडजॉर्बेंट आपने कोई ऐड किया हुआ है फिल्टर पेपर के अंदर, अब वो क्या करेगा, अब यहाँ पर पार्टीशन का फिनोमेना नहीं होगा, बल्कि कौन सा फिनोमेना होगा, एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना होगा। Thus, some of the components may be adsorbed more strongly than the other, causing in the variation in the amount of substance which tends to flow with the solvent. जो कंपोनेंट्स एड्सॉर्बेंट के साथ एड्सॉर्ब हो जाएंगे, उनकी एबिलिटी क्या होगी कि वो जो है हमारे पास जो है उनकी माइग्रेशन रेट कम होगा, और जिनकी एबिलिटी जो है मोबाइल फेस के साथ फ्लो करने की ज्यादा होगी, उनका माइग्रेशन रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, और इस तरह से हमें क्या हो जाएगी, सेपरेशन अचीव हो जाएगी। यानी इसमें एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना इन्वॉल्व है, और इस वाले में क्या हो रहा है, कंपोनेंट खुद को पार्टीशन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बिटवीन टू लिक्विड्स। अब हम आगे देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी की थ्योरी क्या है इसके पीछे। अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं, और इसमें देखते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। मैंने आपको पहले ही कहा कि एड्सॉर्प्शन तो सिर्फ हम इसको किसी ना किसी स्पेसिफिक जो है रिक्वायरमेंट पर ही बनाएंगे, अदरवाइज पेपर क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिक्टली अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जिसमें अगेन आपको वही बात बता रहे हैं कि मोबाइल फेस कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है, और स्टेशनरी फेस क्या है, वो वाटर है, जो कि ये एब्जॉर्ब वर्ड नहीं है, इसको कट कर लीजिए, एड्सॉर्ब है, एड्सॉर्ब ऑन द हाइड्रोफिलिक सरफेस ऑफ द पेपर। ऑल्टरनेटिवली दूसरा वे क्या है, पेपर को अगर आप इम्प्रेग्नेट कर देते हैं, फिल कर देते हैं सिलिका या एल्यूमिना के साथ, तो वो भी किसके तौर पर एक्ट करता है, एज अ स्टेशनरी फेस एक्ट करता है। अब यहाँ पर जो इसकी थ्योरी में अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो दो फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, वो कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रोपेलिंग फोर्स। देखें, वर्ड प्रोपेल का मतलब होता है किसी चीज को खींच कर लेके जाना, तो प्रोपेलिंग फोर्स वो वाली फोर्स हमारे पास होगी जो क्या करती है, हमारे कंपोनेंट को ड्रैग करने की कोशिश करती है, किस तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट। आपके पास यहाँ पर अगर कंपोनेंट मौजूद था, जब आपने इसको सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेस के अंदर रखा, सपोज यहाँ पर मौजूद है आपके पास मोबाइल फेस, अब मोबाइल फेस के पास करने से क्या होगा कि आपके पास ये जो कंपोनेंट है ये इसके साथ मूव करता करता जैसे जैसे मोबाइल फेस गुजरती गई, ये तकरीबन यहाँ आ गया, ठीक है। तो प्रोपेलिंग फोर्स क्या थी, ये वो फोर्स थी जिसने क्या किया, इस कंपोनेंट को ड्रैग करके वो यहाँ तक ले आई, ठीक है। अब ये फोर्स किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ सॉल्वेंट फ्लो, सॉल्वेंट मींस मोबाइल फेस के फ्लो की बात हो रही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पे डिपेंड करती है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेस, आपका ये जो कंपोनेंट है जिसको आप सेपरेट कर रहे हैं, इसकी कितनी सॉल्युबिलिटी है इस मोबाइल फेस के साथ, उतनी ही ज्यादा ये, अगर देखिए ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी तो ये उसके साथ बासानी प्रोपेल करता हुआ ऊपर चला जाएगा। अगर आपकी मोबाइल फेस की एबिलिटी कम है, या कह लें कि आपके कंपोनेंट की मोबाइल फेस के साथ सॉल्युबिलिटी कम है, तो क्या होगा, ये बहुत कम प्रोपेल हो पाएगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, हो सकता है कि कहीं यहाँ आपको ये स्पॉट ऑब्टेन हो जाए, ये इतना ऊपर ना जा पाए, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ जाता है कि सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स एंड सॉल्युबिलिटीज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। देखिए, जब आपके पास यहाँ पर तीन कंपोनेंट्स होंगे, चले हम दो की बात कर लेते हैं, कि सपोज हमारे पास यहाँ पर दो कंपोनेंट्स थे, एक ये था और एक ये था। अब आपने मोबाइल फेस जो यूज की उसमें फर्ज कर ले कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम थी, तो ये जस्ट इतना यहाँ पर आ पाएगा, जबकि अगर इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी तो ये हो सकता है तकरीबन यहाँ तक राइज कर जाए, ठीक है। तो यही बात है कि चूंकि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास हर कंपोनेंट जो होता है वो डिफरेंट रेट्स जो है वो ट्रैवल करता है। दूसरी बात ये कि सॉल्युबिलिटी आपको पता है कि टेम्परेचर से इफेक्ट होती है,
ठीक है, बहुत सारे हमारे पास कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इनहैंस करती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि हमें किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने क्रोमेटोग्राफी जब स्टार्ट की तब टेम्परेचर कोई और था और उसके बाद टेम्परेचर चेंज होगा, तो टेम्परेचर चेंज होने से सॉल्युबिलिटी चेंज होगी और आपकी सेपरेशन जो है वो एक्यूरेट नहीं रहेगी। तो हमारे पास हमें टेम्परेचर क्या रखना चाहिए पूरे प्रोसेस के दौरान, कांस्टेंट रखना चाहिए। Thus, at a certain temperature, different components of mixture will dissolve differently in a selected solvent, and the one having higher solubility will move more rapidly along the strip of the filter paper and outdistance the less soluble component. अगर आप यूं करते हैं कि आपने सेम सिस्टम है लेकिन एक क्रोमेटोग्राफी आपने की है 20 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरी आपने की है 70 डिग्री पे, तो दोनों में केसेस में चूंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है इससे सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस होगा। और यही वो आपको बता रहे हैं कि वो सब्सटेंस जिसकी जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हायर सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा तेजी से मूव करेगा फिल्टर पेपर पे, और जो लेस सॉल्युबल कंपोनेंट है उसको क्या करेगा, पीछे छोड़ देगा। It is therefore to be borne in mind while selecting the solvent that the difference in solubility of the two substances in the same solvent is as wide as possible. आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके मिक्सचर के अंदर जो दोनों कंपोनेंट्स हैं आप कोशिश करें कि ऐसा सॉल्वेंट यूज करें कि जिसमें एक कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो और दूसरे की उसकी निस्बत कम हो। Sometimes desired separation is not achieved with a single solvent. In such case, more than one solvents are used. आपके पास आप खुद जब प्रैक्टिकल नोटबुक्स बनाते हैं तो आप लिखते हैं कि हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में आमतौर पर सिंगल सॉल्वेंट यूज नहीं करते बल्कि हम मिक्सचर यूज कर लेते हैं वाटर का, ब्यूटेनॉल का और एसिटिक एसिड का। हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास डिफरेंट पोलैरिटीज हमें अचीव हो जाए। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि हम बाज़ औक़ात सिंगल सॉल्वेंट यूज नहीं करते, एक से ज्यादा सॉल्वेंट यूज करते हैं, और इसको आमतौर पर 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी के तरीके से भी किया जाता है। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी क्या है। 2 डायमेंशनल ना भी हो, 1 डायमेंशनल के अंदर भी हम मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो यूज कर सकते हैं। अब ये आपने पढ़ लिया फर्स्ट फैक्टर जो कि था प्रोपेलिंग फोर्स का। अब हम देखेंगे सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर अब आपके पास जो है, जो फोर्स इन्वॉल्व होती है वो है रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर एफ के साथ। कीप इन माइंड के रिटार्डिंग फोर्स में जो एफ है वो आपका क्या है, कैपिटल है। अब ये आपके पास क्या है, देखिए ऊपर वाली फोर्स थी प्रोपेल जो के साथ लेके जा रही थी, ये है रिटार्डिंग जो कि क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है। रिटार्ड मींस किसी चीज को स्टॉप करना। अब इसमें क्या है, ये वो फोर्स है जो कि आपके सब्सटेंस को ड्रैग करती है टुवर्ड्स इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास, ये मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, सपोज आपके पास ये आपने यहाँ पर अपना सैंपल अप्लाई किया है, ठीक है। प्रोपेलिंग फोर्स वो थी जो हम कह रहे थे कि मोबाइल फेस जब मूव करती गई तो उसके साथ ये कंपोनेंट ऊपर की जानिब ट्रेवल करता गया, ठीक हो गया। अब हम पढ़ने लगे हैं रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स क्या है, ये वो फोर्स है जो कि ये है कहलाएगा पॉइंट, यहाँ पर आपने अप्लाई किया ना सैंपल, तो ये कहला रहा है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी वो पॉइंट जहां पर आपने सैंपल अप्लाई किया। तो रिटार्डिंग फोर्स क्या करती है, इस कंपोनेंट को, ये फोर्स क्या करती है, इसको फोर्स करती है कि ये यहीं पर एडहियर रहे। ठीक है, ये ऊपर जाना भी चाह रहा है ना अगर प्रोपेलिंग फोर्स की वजह से, तो रिटार्डिंग फोर्स का काम क्या है, इसको कोशिश करना कि नहीं वापस ये अपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की तरफ ही रहे। ठीक हो गया, यानी दो फोर्सेस प्रोपेलिंग और रिटार्डिंग दो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हैं। जिस कंपोनेंट के ऊपर प्रोपेलिंग फोर्स डोमिनेट कर जाएगी वो फ्लो कर जाएगा और उसका स्पॉट आपको ऊपर मिलेगा। जिस कंपोनेंट के ऊपर ड्रैग ये आपकी रिटार्डिंग फोर्स डोमिनेट कर जाएगी उसका स्पॉट आपको नीचे मिलेगा। ठीक हो गया, और अगेन ये किस पर बेस कर रहा है, ये इस पर बेस कर रहा है कि कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी कौन सी फेज के लिए ज्यादा थी। अगर उसकी सॉल्युबिलिटी मोबाइल फेज में ज्यादा है तो प्रोपेलिंग फोर्स के थ्रू ऊपर जाएगा। अगर उसकी सॉल्युबिलिटी जो है उसका इंटरेक्शन अगर स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा है तो वो क्या करेगा, वहीं पर ड्रैग करेगा, वहीं पर उसमें रिटार्डिंग फोर्स क्या हो जाएगी, डोमिनेट हो जाएगी। अब हम वापस उसी पेज पर चलते हैं।
This retardation depends on the adsorption and partition. The mechanism of separation paper chromatography is largely partition and type. जिसमें आपको पहले बताया कि most of the time ये partition का phenomena होता है. Adsorption process play only a small role. Because of the adsorptive nature of filter paper, some of the components in a mixture may be adsorbed strongly than the others, causing variation in the amount of substance which tends to flow with the solvent. इसके अंदर हमारे पास जो है, क्योंकि फिल्टर पेपर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर एक्ट कर रही हैं एज अ स्टेशनरी फेज, तो इसमें मेजर जो फिनोमेना इन्वॉल्व है 95% अप टू वो क्या है, पार्टीशनिंग का इन्वॉल्व है. बट किसी हद तक क्या हो सकता है, एडसॉर्प्शन भी हो सकती है with the filter paper. When a drop of solute is treated with the solvent on a strip of paper, the more strongly adsorbed component remains at the point of application, while the less strongly adsorbed component will move along with the paper with the solvent. वो component जिसकी adsorptive ability या partitioning ability stationary phase के साथ कम है वो move कर जाएगा, जिसकी ज्यादा है वो क्या करेगा, वही पेपर पे ही क्या रहेगा, जो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसके आसपास रहेगा. The process of partition is also operative on the paper. The cellulose of the filter paper always retain a small amount of water. Thus, the substance on the filter paper moves in two non-mixing components: water of solvents, water of the paper and organic solvent, and partition between them. वही पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपके पास बेसिकली जो भी कंपोनेंट है वो खुद को दो सॉल्वेंट्स के दरमियान पार्टीशन कर रहा है. दो सॉल्वेंट्स कौन से हैं, पेपर हो गया और दूसरा क्या हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया. The amount of solute in each solvent will naturally depend on the relative solubility of the substances in the two solvent. अगर आप पार्टीशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप कहेंगे कि आपका जो सॉल्यूट है वो खुद को दो जो लिक्विड्स हैं उनके दरमियान पार्टीशन कर रहा है. अगर आप एड्सॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिर आप एड्सॉर्प्शन का वर्ड यूज करेंगे कि आपका जो सॉल्यूट है वो या तो प्रोपेल हो रहा है या फिर एड्सॉर्ब हो रहा है विद द फिल्टर पेपर. नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म दी गई है वो है RF वैल्यू. RF वैल्यू में आप यहाँ पर कीप इन माइंड कि यहाँ पर जो आप F यूज कर रहे हैं वो है स्मॉल f, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास रिटार्डेशन फैक्टर. अब इसमें आपके पास क्या आ जाता है, इसको आप डिफाइन किस तरह से करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपाउंड एट इट्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंसंट्रेशन टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट. ये आप लोग निकालते रही हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऊपर आप लिखते हैं वो डिस्टेंस जो कि आपके सैंपल ने ट्रेवल किया और नीचे आप लिखते हैं टोटल डिस्टेंस जो कि आपके सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया. अब यहाँ पर एक चीज आ जाती है कि समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने दिया गया है कि RF है क्या, RF आपके पास ये होती है कि आपके पास आप देखेंगे कि जो A कंपोनेंट है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है x, और इस पॉइंट से लेकर ये आपके सॉल्वेंट का डिस्टेंस है, तो ये आपके पास क्या था, सपोज कर लें y, तो आप x ओवर y की रेशियो ले लेंगे, कंपोनेंट का डिस्टेंस, सॉल्वेंट का डिस्टेंस, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास RF वैल्यू आ जाएगी. दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमें लगता है कि नहीं हमारा सॉल्वेंट जो है वो राइज करके बिल्कुल पूरा पेपर से गुजर जाएगा और हमें कोई लाइन ऑब्टेन नहीं हो रही, ठीक है, यानी अब आपको नहीं पता कि आपका सॉल्वेंट कहाँ तक राइज हुआ है, ये पूरा पेपर जो है ना उस पे से सॉल्वेंट पास हो चुका है. अब इस तरह वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये आप क्या करें कि आप एक स्टैंडर्ड ले लें. ये आपका सैंपल है, ठीक है, सैंपल की कोई वैल्यू थी, सपोज x थी जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया. साथ में आप क्या करें, एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस ले लें जिसके अंदर यही वाला कंपोनेंट जो है वो ज्यादा परसेंटेज के अंदर मौजूद है. अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको आप कह लें y. अब इसमें आप रेशो किस चीज की लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सैंपल कंपोनेंट, यानी कि x डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड यहाँ पर आपके पास क्या था, y था. ठीक हो गया. जब आप इस तरह से करें तो फिर हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं RX वैल्यू का. इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एक और टर्म आ जाती है जो कि है RG वैल्यू. RG हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करें वो सेपरेशन में
शुगर्स की बात कर रही हूँ, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम जो टर्म यूज करते हैं वो फिर क्या होगी, इफ वी आर एक्सप्रेसिंग द मूवमेंट ऑफ शुगर्स रिलेटिव टू ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज अब स्टैंडर्ड है, तो फिर हम क्या करेंगे, आर एफ वैल्यू की जगह पर क्या वर्ड यूज करेंगे, आर जी का यूज करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसको अंडरलाइन करें कि जो आपके पास जो आर एफ वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू जो आंसर होता है वो हमेशा लेस देन यूनिटी यानी लेस देन 1 होता है। इसको अंडरलाइन करते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए आप हमेशा डिवाइड किसको कर रहे हैं, आपके पास ऊपर हमेशा वो वैल्यू होती है जो आपके सॉल्यूट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, और नीचे आप वो लिखते हैं जो सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया। सॉल्वेंट अगर यहाँ तक ट्रेवल करके गया है तो सॉल्यूट लाजमी बात है कि इससे नीचे ही कहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हमेशा आपके पास जो ये वाली वैल्यू है वो क्या होती है, सॉल्वेंट की, वो बड़ी होती है। और सॉल्वेंट आप कहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में। तो चूंकि हमारा डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है कंपेयर्ड विद दिस वैल्यू, तो हमें आंसर हमेशा क्या मिलता है, छोटा मिलता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आर एफ वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉइंट्स में होती है, ये हमेशा लेस देन यूनिटी होती है, 1 से कम होती है। हमारे पास जो हर एक कंपोनेंट होता है उसकी आर एफ वैल्यू डिफरेंट होती है, और ये आर एफ वैल्यू ही होती है जहां से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दिया गया कंपोनेंट कौन सा है। आप लोगों ने खुद परफॉर्म की है कई दफा क्रोमेटोग्राफी। आप क्या करते हैं, आप यहाँ से देखते हैं कि अच्छा ये वाला कंपोनेंट इसकी आर एफ ये आ रही है, इसकी आर एफ ये आ रही है। और आप ये भी कर सकते हैं कि लिटरेचर से कंपेयर करें मुतल्लिका कंपोनेंट की आर एफ, और वहां से आप उसको जो है वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका दिया गया कंपोनेंट जो है वो कौन सा है। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आर एफ वैल्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें हमारे पास जो फैक्टर्स आ जाते हैं, तो पहला फैक्टर जो हम देखते हैं वो है आपके पास टेम्परेचर। उसकी रीजन क्या है, देखिए पहली बात तो ये कि आर एफ किस पे डिपेंड कर रही है कि आपके कंपोनेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक हो गया। आपकी आर एफ वैल्यू डिपेंड कर रही है कि ये जो आपका कंपोनेंट था इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है मोबाइल फेज के अंदर सॉलिबिलिटी पे। और सॉलिबिलिटी किससे इन्फ्लुएंस होती है, टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होती है। टेम्परेचर चेंज करेंगे, सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, सॉलिबिलिटी ज्यादा होने से आर एफ वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका जो सॉल्यूट का डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट किस पे डिपेंड करती है, जिस पेपर के ऊपर आप क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रही हैं उसकी क्वालिटी क्या है, पेपर की आपने डायरेक्शन क्या रखी है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस होती है जिसमें हम ये परफॉर्म करते हैं। इम्प्योरिटीज कौन सी थी, कोई इरिवर्सिबल एड्सॉर्प्शन तो नहीं होगी, इन सब पर ये डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाता है सॉल्वेंट यूज, यानी आप मोबाइल फेस कैसे यूज कर रहे हैं। अगर मोबाइल फेस आप ऐसे यूज करेंगे कि जिसकी पोलैरिटी जो है या जिसकी जो है टेंडेंसी हमारे कंपोनेंट के साथ ज्यादा नहीं है, तो फिर क्या होगा कि आर एफ वैल्यू जो है उससे भी मुतासर होगी, कंपोनेंट कम ट्रेवल करेगा। और अगर आप ऐसा सॉल्वेंट यूज करें कि जिसके अंदर सॉलिबिलिटी ज्यादा है, तो फिर उसके हिसाब से आपकी आर एफ वैल्यू भी चेंज आएगी। फिर टेक्निक एम्प्लॉयड, हम आगे चल के इसके सारे स्टेप्स पढ़ेंगे कि क्रोमेटोग्राफी में बहुत सारे स्टेप्स है। आपने क्रोमेटोग्राम बनाया किस तरह से है, आपने उसके लिए कौन सा मेथड ऑफ ड्राइंग ऑप्ट किया, इन सब पे भी आर एफ वैल्यू डिपेंड करती है। केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द सब्सटेंसेस, अगर केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे तो भी आर एफ वैल्यू इन्फ्लुएंस होगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट, ये तो हमें पता है, ये दोनों चीजें फॉर्मूला में है कि दोनों पर डिपेंड कर रही होती है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की पीएच चेंज करने से अगेन वही वाली बात कि उनकी सॉलिबिलिटीज जो है वो जो है मुतासिर होंगी। उसके बाद आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ द सेपरेटेड सब्सटेंसेस, के जिन आप कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रही हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है, ठीक हो गया। अगर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उस बेसिस पर भी आर एफ वैल्यू जो है वो इन्फ्लुएंस होगी। अगर आपने ऐसा मिक्सचर लिया हुआ जिसमें वो कंपोनेंट्स कम कंसंट्रेशन में पाए जा रहे हैं, उनकी आर एफ वैल्यू कुछ और होगी, और अदरवाइज कुछ और होगी। अब यहाँ पर एक और बात आपको बता रहे हैं कि हम ये कंसीडर करते हैं कि जो हमारा पेपर है, ये एक हमारे पास हम एक एजम्पशन कर लेते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, कि हमारे पास जो फिल्टर पेपर है उसमें आपने कहा कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे सेक्शंस एज्यूम कर लेते हैं हम, ठीक है। उन सेक्शंस को हम क्या नाम दे रहे हैं, उनको हम नाम दे रहे हैं थ्योरेटिकल प्लेट्स का, ठीक है। और हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हर थ्योरेटिकल प्लेट, हर सेक्शन के अंदर क्या पाया जा रहा है,
इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। इक्विलिब्रियम किसके दरमियान? आपके कंपोनेंट का दोनों फेजेस के अंदर खुद को पार्टीशन करने के इक्विलिब्रियम की हम बात करें, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास जो के आता है, के आपके पास जो होगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द स्टेशनरी फेज डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द मोबाइल फेज। ये आपके पास वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, जो कि आपने क्या है बताया है कि इसके थ्रू क्या हो रही है, खुद को सॉल्यूट क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। के जो है आपके पास ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल है, और डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा के साथ, ठीक है। अल्फा को आप किस तरह से निकाल सकते हैं? ये आपके पास अल्फा के लिए उन्होंने फॉर्मूला आपको दिया है, किससे डिराइव किया गया है? इस फॉर्मूला से। यानी अगर आप आरएफ वैल्यू को लिखें इन टर्म्स ऑफ एएम, एएम रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मोबाइल फेस डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मोबाइल फेस प्लस अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को, और एएस आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टेशनरी फेस। यहाँ से अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ए को सेपरेट कर लें तो हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमें अचीव होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि आरएफ वैल्यू क्या करती है, आइडेंटिफाई कर सकती है इंडिविजुअल कंपाउंड्स एंड दस द इंटेंसिटी ऑफ जोन्स मे बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ कंसंट्रेशन बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड स्पॉट्स। आरएफ वैल्यू की हेल्प से आप अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देखेंगे हमारी आरएफ वैल्यू क्या आ रही है और दिए गए सब्सटेंस के लिटरेचर में रिपोर्टेड आरएफ वैल्यू क्या है, उनको कंपेयर करके आप सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि उसका जो जोन है जहां पर सेपरेशन हुई है वहां पर इंटेंसिटी कितनी आई है, कितना डार्क स्पॉट उसने दिया है, ठीक है। उसको आप किससे कंपेयर करेंगे? उस इंटेंसिटी को आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड स्पॉट के साथ। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं शुगर्स का कर रही हूँ तो मेरे पास स्टैंडर्ड क्या होगा, ग्लूकोज होगा। मैं उससे कंपेयर करके वहां से क्या कर सकती हूँ, उसको क्वांटिफाई भी कर सकती हूँ। So it was all about the basics of paper chromatography. Hopefully it is clear to all of you. Thank you.